अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। लेक्चर 9 से हमने मार्केटिंग सेगमेंट्स कॉस्ट एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किया था। ये इसका सेकंड पार्ट है और पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक एबीसी कंपनी है जिसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका डेटा हमें गिवन है और कस्टमर्स का डेटा गिवन है। 3 प्रोडक्ट्स थी उसमें, ए, बी और सी, और 3 ही कस्टमर्स को हम एनालाइज कर रहे थे। फिर प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताया गया था कि वो साइज़ और वेट के लिहाज से डिफरेंट है, तो हर एक के अपने पैकेजिंग यूनिट्स हैं। और फिर जितने भी एक्सपेंसेस मौजूद थे उनको हमने 4 हेड्स में डिवाइड किया था। वो पर्सनल सेलिंग था, एडवर्टाइजिंग थी, पैकेजिंग थी और इनवॉइसिंग थी। तो कुछ डेटा हमें गिवन था, कुछ एनालिसिस हमने पार्ट 1 में किए थे। तो अब पार्ट 2 में उन एनालिसिस को हम कंटिन्यू करेंगे। टेबल 3.11 ये इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है और ये हमें बता रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कस्टमर के हिसाब से, यानी हर कस्टमर की जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको हमने अलग अलग कर लिया। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि प्रोडक्ट्स ए, बी और सी हमारे पास मौजूद हैं और यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास मौजूद है। फिर हर कस्टमर ने कितने यूनिट्स परचेज़ किए वो हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर हम यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को यूनिट परचेज से मल्टीप्लाई करें, जैसे चार्ल्स के केस में देखें, उसने ए प्रोडक्ट के 900 यूनिट्स ख़रीदे और एक यूनिट की जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 105 बनती है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 94,500 बन जाएगा। जबकि इसने प्रोडक्ट बी के 30 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 525 है, टोटल जो है वो बन जाएगा 15,750। और सी का इसने कोई यूनिट बाई नहीं किया, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो यूँ चार्ल्स की टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो हमारे पास आ गई। इसी तरह से जेम्स और ह्यू की जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हम कुछ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर सेल्स कॉल, यानी एक सेल्स कॉल जो है वो हमें कितने में पड़ती। तो सेल्स कॉल जो है वो सेल्स पर्सन्स करते हैं और इसके अगेंस्ट हम इन्हें सैलरीज देते हैं। तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है कि सेल्स पर्सन्स को जितनी आप सैलरीज देते हैं उसको आप नंबर ऑफ़ कॉल्स पे डिवाइड कर दें। सेल्स पर्सन्स को सैलरीज हम दे रहे हैं 15,000, ये अभी पिछले टेबल में हमने देखा था, और जो सेल्स कॉल्स पिछले महीने में की गई उनकी तादाद है 100, ये हमें टेबल 3.8 बता रहा है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक कॉल हमें 150 में पड़ेगी। फिर उसके बाद है पैकेजिंग कॉस्ट। तो पैकेजिंग कॉस्ट का फार्मूला भी सिंपल है कि जितनी भी पैकेजिंग कॉस्ट है जो हमें गिवन है उसे आप पैकेजिंग यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। तो अगर आप पैकेजिंग यूनिट्स देखें वो बनते थे 1360, ये हमें टेबल 3.9 में गिवन था, और जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो 34,680 थी, ये हमें प्रीवियस टेबल में मेंशन था। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 1360 पे तो ये 25.5 बन जाएगी फॉर ए। और आपको ये भी याद होगा कि ए, बी और सी जो है इसकी पैकिंग का साइज़ और वेट डिफरेंट था, और उसमें जो यूनिट बनता था ए का वो 1 था, बी का 3 था और सी का 6 था। मतलब इसका ये है कि जितनी कॉस्ट पैकिंग की ए की बनेगी, बी की उसका 3 टाइम्स बनेगी और सी का 6 टाइम्स बनेगी। क्योंकि 6 टाइम्स इसलिए ज़्यादा बनेगी सी में कि उसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उस पर मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो अगर आप 25.5 जो कि ए की कॉस्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो बी की पैकेजिंग कॉस्ट आ गई 76.5, और 6 से मल्टीप्लाई करें तो सी की पैकेजिंग कॉस्ट आ गई जो कि 153 है। फिर अगर आपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है तो जितनी भी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है उसे डिवाइड कर दें यूनिट्स ऑफ सी पे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी के लिए की जा रही। अब ये एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है 6375, ये हमें प्रीवियस टेबल से मिली, और सी के 10 यूनिट्स जो है वो बिके हैं, ये भी डेटा हमें गिवन है। तो 637.5 ये पर यूनिट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ गई। इनवॉइसिंग पर ऑर्डर, जितनी भी इनवॉइसिंग की कॉस्ट है
वो हमारे पास मौजूद है। इसे आप डिवाइड कर दें 34 जो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे, तो हर ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 187.5 आ जाएगी। टेबल 3.12 में हम कस्टमर वाइज जो कॉस्टिंग है वो करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे चार्ल्स की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेशन की गई है। तो देखें, चार्ल्स को 30 कॉल्स की गई और एक कॉल की जो कॉस्ट है वो 150 अभी हमने कैलकुलेट की, तो 4500 बन गई। 30 ऑर्डर्स रिसीव हुए चार्ल्स की तरफ से, एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 187.5, ये भी अभी हमने कैलकुलेट की, तो 5625 आ गई। जितने यूनिट्स इन्होंने परचेज किए उसमें प्रोडक्ट ए के 900 यूनिट्स थे, उसकी जो पैकेजिंग कॉस्ट है 25.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 30 यूनिट्स ऑफ बी इन्होंने परचेज किए, तो 76.5 उसकी पैकेजिंग कॉस्ट है, उसको लिख लेंगे। सी का कोई यूनिट उन्होंने परचेज नहीं किया, तो जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो ज़ीरो आ जाएगी। फिर एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट भी ज़ीरो इसलिए आएगी कि सी का कोई यूनिट इन्होंने बाय नहीं किया। तो टोटल जो कॉस्ट है चार्ल्स की वो 35,370 बनती है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने जेम्स और ह्यू की जो कॉस्टिंग है वो भी की है। आप देख सकते हैं कि जेम्स के केस में 40 सेल्स कॉल्स हैं, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो उसकी मौजूद है, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 3 ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर की पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद पैकेजिंग है, ए के यूनिट्स 90 हैं, बी के 30। अब यहाँ सी के भी 3 यूनिट्स हैं, तो 3 यूनिट्स को पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ सी जो कि 153 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जेम्स और ह्यू के केस में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि दोनों ने सी को परचेज किया है, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो सिर्फ सी में आएगी, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 यूनिट से, और ह्यू के केस में 7 यूनिट से। तो जेम्स और ह्यू की जो टोटल कॉस्ट है वो भी हमारे पास मौजूद है। फिर टेबल 3.14 में जो हमारे पास डेटा है वो रेवेन्यू बाय ईच कस्टमर। तो ये बड़ा सिंपल है, ये जैसे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टेबल बनाया था 3.11, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। फ़र्क ये आएगा कि उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी और इसमें सेलिंग प्राइस है। बाकी हर एक के जो यूनिट्स हैं वो गिवन है। जैसे ए के जो यूनिट सेलिंग प्राइस है वो 150 है, तो चार्ल्स ने इसके 900 यूनिट्स परचेज किए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 135,000 आ जाएगा। इसी तरह इसके बाकी यूनिट्स के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, तो हर कस्टमर की जो रेवेन्यू है उसका टोटल वो हमारे पास आ गया। टेबल 3.15 हर कस्टमर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें शो कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि चार्ल्स के केस में सेल्स रेवेन्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले हमने कैलकुलेट की थी, माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर चार्ल्स की जो कॉस्टिंग की थी उसमें मार्केटिंग एक्सपेंस इसका 35,370 था, वो माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया 11,580। जेम्स के लिए कैलकुलेशंस की, अब जब इसका नेट प्रॉफिट आया है तो वो 324 है, जो कि ब्रेसिस में लिखा हुआ है। ब्रेसिस में लिखने का मतलब आपको पता होगा कि ये माइनस में आ रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू है, ये लॉस है। और फिर ह्यू के केस में सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और फिर मार्केटिंग एक्सपेंस को माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया। और फाइनली जो एबीसी कंपनी का जो मुकम्मल है सेल्स रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो सारा आ जाएगा। इसका चेक आप इस तरीके से कर सकते हैं कि चार्ल्स, जेम्स और ह्यू की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करें तो वो कंपनी की टोटल वैल्यू के बराबर आना चाहिए। सबसे नीचे एक रो में आपको नज़र आ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, हर कस्टमर का जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो इसका फार्मूला इस तरीके से बनेगा कि हर कस्टमर का जो नेट प्रॉफिट है उसे आप डिवाइड कर दें एबीसी के टोटल प्रॉफिट में, और मल्टीप्लाई कर दें इसे 100 के साथ। जैसे अगर चार्ल्स के केस में देखें तो इसका नेट प्रॉफिट है 11,580, इसे आप डिवाइड कर देंगे 13,070 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये 88.6% बनेगा। ह्यू के केस में ये 13.9% बनेगा, और जेम्स के केस में देखें 324 एक्चुअली माइनस 324 है, इसे आप डिवाइड करेंगे 1370 पे,
और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये -2.5% बनेगा, यानी ये लॉस को शो कर रहा है। टेबल 3.16 में हम हर कस्टमर का जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, आउटपुट्स और इनपुट्स। आउटपुट से मुराद है हर कस्टमर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, तो रेवेन्यूज़ ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और इनपुट से मुराद है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर दें। तो हर कस्टमर के लिए इनपुट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आएगा अगर आप आउटपुट को इनपुट्स पे डिवाइड कर दें। तो चार्ल्स के केस में ये 1.08 आ रहा है, जेम्स के केस में दिस इज लेस देन 1.99 है, और ह्यू के केस में ये 1.04। तो जहाँ पे ये 1 से नीचे होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे लॉस शो हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कस्टमर वाइज जो कॉस्टिंग है वो की है। अब हम प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग करेंगे, लेकिन ये भी हर कस्टमर की अलग अलग से होगी। यहाँ जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो ह्यू की है। जेम्स और चार्ल्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो भी इसी पैटर्न पे आप खुद कर सकते हैं। तो देखें, अगर मुझे सेल्स की जो कॉस्ट है वो हर प्रोडक्ट के लिए वो कैलकुलेट करनी है, तो उसका फार्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉल्स। चूँकि हम ह्यू की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉल्स जो हैं वो ह्यू की इनटू प्रोडक्ट यूनिट्स। प्रोडक्ट यूनिट से मुराद है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए, बी या सी में से ह्यू ने कितने यूनिट्स परचेज किए, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट यूनिट्स, यानी ह्यू ने ए, बी और सी के टोटल कितने यूनिट्स परचेज किए। नीचे आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो समझ आ जाएगी। ह्यू की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, सेल्स कॉल्स, वो 4500 है, ये ऑलरेडी हम इसकी कॉस्टिंग में देख चुके हैं। और इसने ए के 10 यूनिट्स परचेज किए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इसने ए, बी और सी के टोटल जो यूनिट्स परचेज किए वो 57 थे। ए के 10 हैं, बी के 40 हैं, सी के 7 हैं, तो 57 बनते हैं। तो जो सेल्स कॉल्स की कॉस्ट बनती है ए के लिए वो 789 है। फिर आप देखें कि बी के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉल्स अगेन 4500, मल्टीप्लाई करेंगे बी के यूनिट्स जो कि 40 हैं और डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स जो कि 57 है, तो 3158 आ गई। इसी तरीके से आप सी के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर हमने आना है ऑर्डर्स की तरफ। तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट यूनिट्स के साथ और डिवाइड करेंगे टोटल प्रोडक्ट यूनिट्स के साथ। जैसे आपको याद होगा कि एक ऑर्डर की जो कॉस्ट थी वो 187.5 थी, और ह्यू ने टोटल जो है वो ए के 10 यूनिट्स बाय किए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल जो इसने यूनिट्स बाय किए वो 57 थे, उस पर डिवाइड कर देंगे, तो 33 फॉर ए आ गई। यहाँ मैंने बी और सी की जो ऑर्डर्स की कॉस्टिंग है वो नहीं की, वो आप खुद कीजिएगा। पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी हमें गिवन है या कैलकुलेटेड है प्रीवियस टेबल्स में, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यूँ मैंने ह्यू की जो कॉस्टिंग है वो की है, जेम्स और चार्ल्स की जो कॉस्टिंग है वो आप खुद करेंगे, और नेक्स्ट टेबल में ये वैल्यूज़ आप देखेंगे। जी, टेबल 3.17 ये प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग है, और इतने सारे ये फिगर्स देख के घबराना नहीं है आपने। अगर आप लॉजिकली और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब इंशाल्लाह समझ आएगा। अभी मैंने ह्यू के एनालिसिस किए थे प्रोडक्ट वाइज, तो आपने अपना फोकस अभी सिर्फ ह्यू की जो कैलकुलेशन है उस पर देखना है। ह्यू के सामने लिखा हुआ 13,536, ये इसकी टोटल कॉस्ट है। अगर हम इसे प्रोडक्ट वाइज लेके चलें तो सेल्स कॉल्स जो प्रोडक्ट ए के लिए हुई वो 789 थी, अभी हमने कैलकुलेशन की थी। बी के लिए 3158 थी, और सी के लिए 553 थी। इसी तरह से जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो प्रोडक्ट ए के लिए 33 थी, बी और सी के लिए मैंने आपसे कहा था इसी पैटर्न पे खुद कैलकुलेट करें। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 132 और 23 रिस्पेक्टिवली आ जाएगी। पैकिंग की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी हमें दी गई थी, और 255 फॉर ए, 3060 फॉर बी और 1071 फॉर सी।
फिर एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है, ए और बी के लिए हम एडवर्टाइज नहीं करते, कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी। सी के लिए ऑलरेडी हमें गिवन थी, ह्यू के केस में 4462 बनती। तो जैसे मैंने ह्यू के लिए कैलकुलेशंस की हैं, आप जेम्स के लिए भी करेंगे और चार्ल्स के लिए भी करेंगे, तो ये जो फिगर्स आपके सामने टेबल में मौजूद हैं वो आ जाएंगी। फिर आपने हर प्रोडक्ट का जो सम है वो करना है। जैसे ए की जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी चार्ल्स के लिए, जेम्स के लिए, ह्यू के लिए, उसका टोटल सम बनता है 40922.5। इसी तरह बी और सी के लिए भी। तो ऐड अप करेंगे तो टोटल आपके पास 62430 ये सम आना चाहिए। टेबल 3.18 ये प्रोडक्ट के एनालिसिस हैं, और इसमें जो डेटा है वो प्रीवियस जो टेबल्स हैं वहाँ से मैंने इसमें लिखा है, और कुछ नीचे कैलकुलेशंस भी हैं। ये प्रोडक्ट वाइज भी है और टोटल कंपनी का भी है। तो प्रोडक्ट ए, रेवेन्यूज़ ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है, इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मार्केटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक ये सारे इन्फॉर्मेशन हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारे पास मौजूद थे। अब प्रोडक्ट ए का जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके नेट प्रॉफिट को, यानी 4077.5 को आप कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है यानी 13,070 उस पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये 31.2% आ जाएगा। प्रोडक्ट बी के लिए नेट प्रॉफिट 8634 बनता है, इसे डिवाइड करेंगे 13,070 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये 66.1 आ जाएगा। और सी के केस में ये 2.7% है। इसी तरह से अगर हम इसका जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो कैलकुलेट करना चाहें, तो इसकी टोटल आउटपुट्स और इनपुट्स हम लिख लेंगे जैसे हमने पहले किया था कस्टमर वाइज। तो ये हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट ए का जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो 1.03 है। ये कैसे आया? ए की जो इनपुट्स थी वो 145,922.5 को हमने 150,000 पे डिवाइड किया, तो उलट किया गया। जिसकी जो आउटपुट्स थी वो 150,000, उसे हमने 145,922.5 पे डिवाइड किया, तो 1.03 आ गया। आउटपुट्स को इनपुट्स पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट बी के लिए 1.13 है, सी के लिए 1.01 है, और टोटल जो कंपनी की है वो 1.05। तो ये हमने प्रोडक्ट के एनालिसिस किए। ये जो लास्ट टेबल है ये सिर्फ समराइज कर रहा है मुख्तलिफ जो सेगमेंटल एनालिसिस हमने प्रोडक्ट की बेस पे भी किए और कस्टमर की बेस पे भी किए। तो ये हमें बता रहा है कि जी जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट कंपनी के लिए है वो प्रोडक्ट बी है, जो कि प्रॉफिट मार्जिन में 66.1% कंट्रीब्यूट कर रही है, और इसका जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो भी हायर है 1.13। और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स अगर 1 हो तो वो ब्रेक इवन होता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, और अगर ये 1 से लेस हो तो इसे लॉस कहते हैं, और अगर 1 से ज़्यादा हो तो फिर इसे हम प्रॉफिट कहते हैं। सी के केस में जो है, सी सबसे पुअर परफॉर्मेंस दे रही है प्रोडक्ट्स में, और इसका जो परसेंटेज प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो 2.7% बनता है, जो कि बहुत थोड़ा है, और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स जस्ट 1.01 है, यानी बहुत थोड़ा ये प्रॉफिट जनरेट कर रही। तो हम इसे आगे जाके रिलेट करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे कौन से एसबीयूज जो हैं वो स्टार्स हैं, कौन से कैश काउज हैं, कौन से डॉग्स हैं, और कौन से क्वेश्चन मार्क्स हैं। फिर अगर आप कस्टमर वाइज देखें तो सबसे जो प्रॉफिटेबल या अच्छा कस्टमर हमारे लिए वो चार्ल्स 88.6% प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है और 1.08 प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है। और जो वर्स्ट कस्टमर हमारे लिए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट वो जेम्स है, -2.5%, यानी इस कस्टमर के साथ हमारा नुकसान हो रहा है, और जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो 0.99 है। इसको भी आगे जाके हम रिलेट करेंगे CRM में जो मॉडल आप पढ़ते हैं कि किस किस टाइप के जो कस्टमर्स हैं वो आपके मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो टेक्निकल भी था, मुश्किल भी था, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि ये जो एनालिसिस हैं और ये फिगर्स हैं ये आपको ना सिर्फ मौजूदा पोजीशन को समझने में मदद देंगे, बल्कि ये आइंदा आपने जो स्ट्रेटजीज़ बनानी है उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।